नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी महान विभूति की जिसे भारत की राजनीति में स्वमेव लोकतंत्र कहा जा सकता है, जो लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति है, जो सच्चे अर्थों में भारत के लोकतंत्र को परिभाषित करता है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना राजनीतिक जीवन 1952 से शुरू किया, लेकिन उस साल उन्हें सफलता नहीं मिली और लोकसभा चुनाव आए तो 1957 में वो 5 जगह से चुनाव लड़े और उन्हें सफलता उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से मिली। उसके बाद उनका संसदीय जीवन शुरू होता है और संसद में वो भारत के जो मुद्दे होते हैं, भारत की जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, उस संसद में बड़ी मुखरता से उठाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में उनके कौशल को देखते हुए उन्हें बधाई भी देते हैं और पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि अटल, तुम एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। ये भविष्यवाणी थी या उनका आशीर्वाद था या उनकी क्षमताओं का परीक्षण कर लिया था उन्होंने, ये क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भविष्यवाणी, उनका आशीर्वाद अक्षरशः सत्य साबित हुआ और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब अटल जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसे समेटना छोटे से प्रोग्राम में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जितना भी कहा जा सकता है उतना हम आज कहने की कोशिश कर रहे हैं। अटल जी ने संसद में तो छाप छोड़ी ही, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो था समन्वय और शांति, और उनका भाषाई चरित्र, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। पहली बार वो सत्ता में भी आए 1977 में, तो विदेश मंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर हिंदी को प्रतिष्ठित किया और उसके बाद काफी समय तक वो सत्ता से दूर रहे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपनी बहुत छाप छोड़ी। जहां तक उनकी भाष्य कला की बात है, उनकी भाषण देने की कला की बात है और अपनी बात कहने की बात है, वो अद्भुत थी। जब रामविलास पासवान विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई गठबंधन नहीं था और बहुत विरोधी थे उस समय, तब एक बार उन्होंने कहा था कि मैं अटल जी का भाषण सुनने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाया करता था। मतलब उनके भाषण सुनने की इतनी जिज्ञासा रहती थी कि अटल जी ने आज क्या कहा, और जो वो बातें उठाते थे वो मेरी प्रेरणा बनते थे। इसी तरह जब बात 1995 की है और अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, उन्होंने उस पुरस्कार समारोह में कहा था कि अगर जीवन में किसी को गाली देनी हो, उसका विरोध करना हो, उसकी नीतियों की निंदा करनी हो, तो वो कितने अच्छे ढंग से की जा सकती है, ये अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। वो कटु से कटु बात को, तीखी से तीखी बात को सामने वाले से ऐसा कह देते थे कि वो क्रोधित होने की बजाय वो उनके सामने लज्जित होता था। ये उनकी भाषण कला थी। और नरसिंह राव ने कहा था कि मैं तो भाई आज से इन्हें अपना गुरु मानता हूं और ये मेरे गुरु हैं।
इसके पीछे चले तो चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वैसे तो उनके गुरु आचार्य नरेंद्र देव थे, लेकिन उसके बाद अटल जी का कहना था कि अटल जी की जो क्षमताएं हैं और जो उनकी भाषाई चरित्र है उनका, वो मुझे उनका शिष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है और वो मेरे गुरु हैं। और वो अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में बाहर गुरुदेव ही संबोधित किया करते थे। ये उनकी भाष्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है भारतीय राजनीति में। अटल जी ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी नेता के लिए अपशब्द नहीं कहे। किसी भी नेता के लिए ढूंढ नहीं सकते कि उन्होंने अपने राजनीतिक 50 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी नेता के लिए अपशब्द कहे हों। आलोचना बहुत की, निंदा बहुत की, लेकिन उनका भाषाई चरित्र उत्कृष्ट स्तर का था। इसी तरह जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार, कोई समर्थन नहीं था, उन्हें मालूम था कि सरकार नहीं चलेगी, गिर जाएगी। और एक प्रकार से उन्हें लगता था कि हमारी पार्टी को अछूत समझा जाता है। तो उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अब मैं आऊंगा और वापस आऊंगा और इसी सदन में इसी पद पर वापस आऊंगा। और उन्होंने ये कर दिखाया। सारे अपने विरोधी जो थे उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया, जो धुर विरोधी थे उनके साथ गठबंधन किया, जो राजनेता, जो पार्टी, जो दल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह से कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अटल जी के कारण समझौता किया। शरद यादव, रामविलास पासवान, जयललिता, ये कभी अटल जी से समझौता नहीं करना चाहते थे। बीजू पटनायक इनके विरोधी थे, लेकिन अटल जी का ही एक ऐसा ऑरा, एक चमत्कार था कि ये अटल जी के साथ आए और सरकार बनाई। और अटल जी ने कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक आप निश्चिंत रहे, कोई भी ऐसा एजेंडा जो आपको हमसे दूर करता है वो लागू नहीं किया जाएगा और न उसकी कोशिश की जाएगी। और इस बात का गवाह है कि उन्होंने 6 साल सत्ता चलाई और जो एजेंडे पर विपक्ष को डर था वो कभी सामने नहीं लाया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की खूबी थी। जबकि उनके अन्य दलों के जो सहयोगी संगठन थे उनके, विशेषकर आरएसएस और भी जो थे, वो सब चाहते थे कि अटल जी के रहते सब आगे किया जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बड़ी दृढ़ता से नकार दिया और कहा मेरे रहते ये चीज़ लागू नहीं की जा सकती। और उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर किसी भी नेता को कभी भी फटकार सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, सलाह दे सकते थे और उनकी सलाह सर्वमान्य मानी जाती थी। ये उनके पार्टी के अंदर का कद था कि कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ पार्टी में कभी भी विद्रोही सुर नहीं उठा। ये भी उनके व्यक्तित्व का एक प्रमाण है। और इसी तरह विपक्ष के प्रति जो उनका भाव रहा वो अद्भुत रहा। 77 में जब मंत्री बने, नेहरू जी की एक, जिसे होर्डिंग कहते हैं, वो लगा रहता था और जब सरकार बनी तो वो होर्डिंग हटा दिया गया। अटल जी वहाँ से आते जाते थे तो जब विपक्ष में थे तब भी देखते थे, और जब सरकार बनी और उन्होंने हटा हुआ होर्डिंग देखा तो उन्होंने पूछा कि ये होर्डिंग क्यों हटाया गया नेहरू जी का। उन्होंने कहा इसे यथावत कर देना चाहिए 24 घंटे के अंदर, और वो होर्डिंग 24 घंटे के अंदर लगा दिया गया। इसी तरह जब कोई भी बात आती थी विपक्ष की तो पूरी तरह सम्मान करते थे। विपक्ष को उन्होंने कभी लज्जित नहीं किया। उन्होंने बस विपक्ष का अधिकतर वो ये कहते थे कि संयम रखिए, सत्ता के बिना आपकी जो स्थिति है बिन पानी के मछली जैसी, उसमें जीना सीखिए, राजनीति है, यहाँ संयम रखना पड़ता है। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन
देश बना रहना चाहिए। वो विपक्ष को सत्ता में रहते हुए यही सलाह देते थे कि आप संयम रखिए और अपना काम करिए, सत्ता के लिए मत तड़फिए। हमने भी 50 साल इंतजार किया है। ये एक विपक्ष के प्रति उनकी भावना थी और उनके सारे विपक्षी नेताओं से बहुत अच्छे संबंध थे। वो अजात शत्रु थे राजनीति के, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका विरोधी भी उनकी प्रशंसा करता था। और जहाँ तक भारतीय जो जनमानस है और उसकी जो विविधता है, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो भाषाई हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर वर्ग में उनका सम्मान था। जब क्रिश्चियनों पर अत्याचार होते हैं छत्तीसगढ़ में और कई जगह उनकी हत्या कर दी गई, एक जगह विदेशी नागरिक की हत्या कर दी गई, तो उन्होंने कहा था कि 2% का ईसाई समुदाय अगर इस तरह से टारगेटेड किया जाएगा तो ये हमारे लिए लज्जा की बात है। क्रिश्चियन समुदाय ने इसको एक अपनी सुरक्षा कवच माना था। उसी तरह जब 2002 में गुजरात दंगे का प्रकरण हुआ तो अटल जी बतौर प्रधानमंत्री वहां गए और उन्होंने राहत शिविरों का निरीक्षण किया। पूरा उन्होंने राहत शिविर घूमे और दिन भर घूमते रहे। हिंदू राहत शिविर थे, मुस्लिम राहत शिविर थे, और जब आखिरी में शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि मुख्यमंत्री जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, राजधर्म, तो बात तो छोटी सी लग रही है, लेकिन इस वाक्य ने भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम को सुरक्षा कवच दे दिया था। मुस्लिम एक प्रकार से इस तरह से अपने आप को मानने लगे थे कि अब हमारे पास सुरक्षा कवच है। ये भावना थी कि एक नेता जब ये बात बोलता है तो समुदाय के अंदर एक भावना जागृत होती है सुरक्षा की, और वही एक कोई बड़ा नेता जब कुछ अलग बात करता है, विरोध की बात करता है, तो समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, भले ही वो हो ना हो। सवाल यहाँ भावना का है, और अटल जी के लिए भावना सबसे प्रधान थी। वो कहते थे भावना ही तो सब कुछ है जीवन की, और उसी के लिए ही वो अधिकतर प्रयास करते रहते कि किसी की भावना को ठेस न लगे, चाहे वो नेता हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, समुदाय का हो, जाति का हो, धर्म का हो। भावनाओं को बहुत महत्व देते थे कि अगर मैंने कहा तो किसको इतना बुरा तो नहीं लगेगा, ये भावनाओं से आहत तो नहीं हो जाएगा, इसका वो हमेशा ध्यान रखते थे। उसी प्रकार कुछ प्रकरण ऐसे आते हैं विनोद के, जब एक बार जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने 1998 में सरकार बना ली तो सभी का मानना था कि दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, और आश्चर्यजनक रूप से दिग्विजय सिंह ने वो चुनाव जीता। तो जब वो भोपाल आए थे किसी प्रोग्राम में, तो वो मंच पर बैठे हुए थे लाल परेड ग्राउंड में भोपाल के, तो वहाँ पर काफ़ी नेता और पत्रकार भी थे, सब लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह से बगल में बैठे थे और बड़े ही जोर से कहा, बोले दिग्विजय सिंह जी हमें बता दीजिए जीत का क्या राज है, हम भी तो सीखें कि हारा हुआ चुनाव कैसे जीता जाता है। सब लोग ठहाके लगा के हंसने लगे। उसी तरह एक घटनाक्रम है कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जो विधायकों का बहुमत था वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के साथ था, क्योंकि पटवा जी सख्त प्रशासक माने जाते थे और विधायकों का कहना था कि हम बहुत असहज महसूस करते हैं। तो जब देखा गया कि बहुमत कैलाश जोशी के पक्ष में जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पितृपुरुष कहे जाते थे कुशाभाऊ ठाकरे, और उन्होंने समझा बुझा के सबको सहमत किया और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 6 महीने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भोपाल आए और तो उनकी मुलाकात पटवा जी से हुई। पटवा जी ने कहा कि मुझे 2 मिनट के लिए एकांत चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इशारा किया, सब लोग बाहर चले गए। पटवा जी उनके पास बैठे, उन्होंने कहा कि अटल जी, प्रदेश में सरकार तो बन गई है, बहुत बड़ी बहुमत की बन गई है, लेकिन ऐसा मुझे महसूस होता है कि सत्ता के 2 केंद्र बन रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कैसे? उन्हें कहा कि कैलाश जोशी सत्ता में नहीं है, वो किसी पद पर नहीं है, तो मैं देखता हूं कि रोज उनके बंगले पर विधायकों का जमवाड़ा जमता है और एक गलत संदेश जा रहा है प्रदेश में भी और सरकार से भी। अटल जी ने कहा क्या करना चाहिए? पटवारी ने कहा कि अगर कैलाश जोशी जी सरकार का हिस्सा बन जाएं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अटल जी ने कहा ठीक है, और उसी समय कैलाश जोशी को बुलावा भेजा गया। पास में ही थे वो तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जोशी जी, आप मंत्री पद की शपथ लीजिए और बता दीजिए कब लेना है और कैसे लेना है। कैलाश जोशी ने कहा जी आदेश। और ऐसा कहने के लगभग एक हफ्ते बाद ही कैलाश जोशी की मध्य प्रदेश में उद्योग मंत्री के रूप में वापसी हो गई थी और वो उद्योग मंत्री बने। और ये पहला प्रकरण था प्रदेश में जब कोई पहले मुख्यमंत्री रहा हो फिर प्रदेश सरकार में मंत्री बना हो। ये अटल जी का एक अपना व्यक्तित्व था कि कोई भी समस्या जब उनके सामने आए तो किस तरह से वो हल कर देते थे। और उनका जो जो कहना चाहिए कि जो उनका व्यक्तित्व विपक्ष के और उनके जो समर्थक नहीं है, चाहे वो आम जनता हो या विपक्षी नेता हो, वहां से निखर के सामने आता है। कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्या था और क्या है सबको मालूम है। बहुत विरोध है, दक्षिण पंथ और वाम पंथ। कम्युनिस्ट का हर बड़ा नेता कहता था, आप अंदाज लगाइए को सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, चतुरानंद मिश्र जैसे बड़े दिग्गज नेता हमेशा अटल जी को यही कहते थे कि ए गुड मैन इन बैड पार्टी, एक अच्छा व्यक्ति बुरी पार्टी में है। मतलब अटल जी को भी इतना अच्छा मानते थे वो कि उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। लेकिन उनका ये कहना था कि हाँ वो एक ऐसी पार्टी में है जो हमारी विरोधी है, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और उसी तरह जब एक बार अमर्त्य सेन को नोबेल का पुरस्कार मिला था, तो जो क्योंकि वो अमर्त्य सेन को ये माना जाता कि आर्थिकी में वो वाम पंथ की ओर उनका रुझान है, तो यहाँ पर उनके नेताओं ने काफ़ी विपरीत टिप्पणियाँ की और उनको काफ़ी भला बुरा कहा। तो जब अटल जी से पूछा गया कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि मैं अमर्त्य सेन से मिलना चाहूँगा और उन्हें नोबेल के लिए बधाई देना चाहूँगा। और ये कहते हुए आप बताइए कितना विद्वत्ता कहना चाहिए कि उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स और सत्यार्थ प्रकाश साथ पढ़ा जा सकता है। ये उसका उत्तर था उनका। समझने वाले जो समझते हैं जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कि कार्ल मार्क्स और सत्यार्थ प्रकाश साथ में पढ़ा जा सकता है। ये अटल जी की विद्वत्ता की बात है। उसी तरह जब सोनिया गांधी पर विदेशी होने के बहुत हमले हो रहे थे, सार्वजनिक मंचों से उनको बहुत गालियां दी जा रही थी। मतलब उन्हें ऐसे ऐसे शब्द कहे जा रहे थे कि जिन्हें कहना भी अपने आप में अपशब्द है। लेकिन अटल जी ने इस पर प्रतिबंध लगाया और कहा कि कोई भी अब सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्द का उपयोग नहीं करेगा, ना व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा और ना कहीं सभा में करेगा, सार्वजनिक मंच पर करेगा और ना निजी बातचीत में करेगा। ये उनका विपक्षी के प्रति एक कहना चाहिए सम्मान भाव था, आदर भाव था। और जब बहुत बात उठी तो उन्होंने आडवाणी से कहा कि आप सोनिया गांधी के विदेशी मुद्दे का प्रकरण बताइए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारों से सार्वजनिक रूप से कहा था कि सोनिया गांधी का विदेशी का कोई मुद्दा नहीं है, वो भारत की नागरिक है और उनके चुनाव लड़ने पर, वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और उन्होंने इस मुद्दे को आडवाणी जी ने कहा था कि ये मुद्दा यही समाप्त समझा जाना चाहिए। ये अटल जी का दौर का समय था। लेकिन अब आज का समय है, क्या है ये एक अलग बात है। लेकिन अटल जी का जो व्यक्तित्व है उसको बहुत छोटे शब्दों में, छोटे प्रोग्राम में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन अटल जी के बारे में जो एक महान विराट लोकतांत्रिक मूल्यों की जो उनकी सोच थी उससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। और वो हमें सिखाती है कि राजनीति क्या होती है और कैसे की जाती है। सत्ता भी बहुत साधारण तरीके से पाई जा सकती है, सामान्य तरीके से भी पाई जा सकती है अपने मुद्दों को उठाकर। उसके लिए हमें निजी
प्रहार करके, निजी आलोचना करके, जरूरी नहीं है कि इस माध्यम से भी सत्ता प्राप्त की जाए। और वो निष्ठा की बहुत सम्मान करते थे। वो राजनीतिक जीवन में निष्ठा को बहुत महत्व देते थे और निष्ठा की किसी भी टिप्पणी को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन यही बात आज देखने की है, सीखने की है। और अटल जी से सीखा जा सकता है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे सहेजा जा सकता है, कैसे रहा जा सकता है और कैसे जिया जा सकता है। और यही अटल जी के प्रति हमारी सबकी एक श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके विचारों को, उनके मूल्यों को आत्मसात करें। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं आपको कैसा लगा, ताकि हम इस प्रकार से प्रोग्राम आपको और दिखाते रहें। धन्यवाद।